बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी ख़बर यह है कि अमेरिकन डिप्लोमेट डोनाल्ड लू ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पीटीआई को एक नई मुश्किल में डाल दिया है। डोनाल्ड लू ने नया ऐसा क्या किया है, क्या कदम उठाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान के लिए एक नई मुश्किल पैदा हो गई है। तो ये मामला क्या है, एक तो इसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अडयाला जेल से मुंतकली, ये क्या मामला है? ख़ान साहब को कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है, क्यों मुंतकिल किया जा रहा है, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, हमारे कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान दिया, लेकिन वो बयान अली अमीन गंडापुर साहब को महंगा पड़ गया। क्या बयान था, महंगा क्यों पड़ा है? महंगा नाज़रीन ऐसे पड़ा है कि लोगों ने कानून को हाथ में लेना शुरू कर दिया है। आज दो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, इनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा एक और भी अहम खबर है, और उसके अलावा भी जो दीगर अहम हैपनिंग्स हुई हैं उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से उनसे दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आता है तो आपने लाइक भी करना है। और एक और मेहरबानी करते हुए हमारे इस प्रोग्राम को फिर आपने अपने दोस्तों, यारों और अपनी हम ख्याल कम्युनिटी के साथ जितना आपसे हो सके आपने शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के अरेस्ट वारंट जारी हुए, शेरी मज़ारी साहबा के हुए, मुराद सईद के हुए, पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के हुए। 9 मई के जो रावलपिंडी में केसेस हैं उसमें ये अरेस्ट वारंट जारी किए गए, वो भी नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट। इसमें नाज़रीन शेरी मज़ारी साहबा ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। उनकी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो कि ट्रांजिट बेल थी, राहदारी थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। आज शेरी मज़ारी साहबा ने अपने जो मचलके हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। अब इस केस में अली अमीन गंडापुर साहब का नाम भी है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। उनकी तरफ से फ़िलहाल ऐसा कोई रिस्पांस, क्योंकि 2 अप्रैल की डेट है, फ़िलहाल उन्होंने किसी अदालती फोरम पर ट्रांजिट बेल के रिव्यू नहीं किया। लेकिन उनका नाज़रीन कल का जो स्टेटमेंट था अली अमीन गंडापुर साहब का, कि मेरे सूबे में आवाम से कहा था अली अमीन गंडापुर साहब ने कि कोई भी आपसे रिश्वत मांगे, यानी सरकारी महकमे में कोई आपसे रिश्वत मांगे, आपने उसका सर फाड़ देना है। मैंने कल के व्लॉग में बात की थी कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाने वाली बात है। लोग अगर इस चीज़ के पीछे चल निकले और कानून अपने हाथ में लिया तो फिर ये इसके जो रिपरकशन है, जो नताइज हैं, वो भी फिर अली अमीन गंडापुर साहब को फेस करना पड़ेंगे। तो 2 वाक़या नाज़रीन आज सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुए हैं और मैंने जिन दोस्तों ने मेरे साथ शेयर किए हैं उनसे मैंने पूछा है, वो कहते हैं जी बिल्कुल ऑथेंटिक है। एक तो नाज़रीन ये देखते हैं कि इस बंदे के कपड़े फाड़ दिए गए हैं, क्यों कपड़े फाड़े गए हैं ये भी आपको बताता हूँ। इसके अलावा एक और नाज़रीन तशद्दुद वाली तस्वीर है, और उसमें उस शख्स का सर फाड़ दिया गया है और उसका सर से खून भी बह रहा है। लेकिन मैं ये तस्वीर आपको दिखाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यूट्यूब जो है इस बात को जो है वो इनकरेज नहीं करता कि खून वाली तस्वीर शेयर की जाए। लेकिन इसमें जो पहला शख्स मैंने आपको दिखाया उसमें बारे में ये कहा गया है कि पहाड़पुर में, ये डीआई खान का अपना एक छोटा सा इलाका है, उसमें यह हुआ है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कोई दफ्तर है उसके सिक्योरिटी गार्ड पे हमला करके जो है उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। इल्ज़ाम यह है कि पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन ये जिसका सर फाड़ा गया है उससे मुतल्लिक नाज़रीन ये चीज़ सामने आई है, मैं उसको भी खोल लेता हूँ नाज़रीन, कि ये कोई मदीना कॉलोनी पेशावर में कोई फ्रेंचाइज़ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। उसका जो नाज़रीन डिवाइस ऑपरेटर होता है, खातून पैसे लेने गई, 1500 रुपये की कोई कटौती वहाँ पे हुई, उस पे खातून ने उस डिवाइस ऑपरेटर का जो है शीशा मार के सर फाड़ दिया, खून खून उसको कर दिया। तो इस किस्म के नाज़रीन वाक़यात अगर मज़ीद बढ़ गए और अली अमीन गंडापुर साहब के ऐलानात के ऊपर लोगों ने ये सर फाड़ना और कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया, तो उसका फिर कौन जवाबदेह होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या सिर्फ फिर अली अमीन गंडापुर साहब के लिए माफ़ी मांगना काफ़ी होगी कि आपने अपने लोगों को, अपने अवाम को तशद्दुद पे लगा दिया, कानून हाथ लेने पे लगा दिया? ये ना जी बड़ा संगीन किस्म का ये स्टेटमेंट कल दिया गया, पुरतशद्दुद नौयत का ये स्टेटमेंट था, लोगों को उकसाने का, लोगों को उभारने का, तशद्दुद करने के ऊपर। मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए अभी से ही, बजाय इसके कि कल को कोई इससे बड़ा कोई संगीन वाक़या हो जाए और मामला फिर कंट्रोल से बाहर हो जाए। इसके अलावा नाज़रीन मोहसिन नकवी साहब ने एक और खड़ा कर दिया है। एक तो उन्होंने किया ना कि वो
बिजली चोर पकड़ लो, गैस चोर पकड़ लो, हवाला हुंडी वाले पकड़ लो। अब नाज़रीन, मुझे इसमें जो चीज़ नज़र आ रही है, जो नया फैसला मोहसिन नकवी साहब ने किया है, उसमें यह है कि अब तक FIA ने कितने सियासतदानों को और कितने सियासी अफसरान को, सरकारी अफसरान को गिरफ्तार किया है। वैसे नाज़रीन, जो FIA का डोमेन है वो सरकारी अफसरान की करप्शन के हवाले से है, लेकिन चूँकि कुछ ऐसे भी उसका जो कानून है उसमें यह भी लिखा गया है कि अगर पब्लिक एट लार्ज चीटिंग हो रही है या और फ्रॉड या करप्शन हो रही है तो उसमें फिर सियासतदान भी आ जाते हैं। तो इसमें अब FIA से रिपोर्ट मांगी गई है कि कितने सियासतदानों और सरकारी अफसरान के खिलाफ आपने उनको गिरफ्तार किया, कितने करप्शन के केसेस FIA में थे और कितने करप्शन के केसेस अभी भी FIA में हैं, और अब तक कितनी इंक्वायरियाँ मुकम्मल की गई हैं, उन इंक्वायरियों का स्टेटस क्या है, कितनी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, कितनी इंक्वायरियाँ मुकम्मल की गई हैं। ये सारा डाटा मांग लिया गया है। और मुझे नाज़रीन सारे डाटे में, सारी डिटेल में इस बात का खदशा है जो अकबर एस बाबर साहब ने पिछले दिनों वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को जो एप्लीकेशन दी थी, कहीं वो फॉरेन फंडिंग मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला, जो राना सनाउल्लाह साहब के दौर में, पिछले PDM के दौर में शहबाज शरीफ काबीना का इजलास, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे, तब भेजा गया था PTI के फॉरेन फंडिंग के मामले की तहकीकात की जाए, लेकिन वो मामला किसी करवट, किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच नहीं पाया था। तो ये जो डिटेल मांगी गई है, इसमें कहीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग वाला मामला भी जो है वो मंजर आम पे आ जाए और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन का एक नया रुख जो है या एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। तो ये भी नाज़रीन मुझे एक खदशा नज़र आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, PTI के सेनेटर के उम्मीदवार जनाब सनम जवेद साहिबा और जुल्फ़ी बुखारी साहब, जिनके नॉमिनेशन पेपर जो थे रिटर्निंग अफीसर की जानिब से रिजेक्ट कर दिए गए थे, तो आज सनम जवेद साहिबा ने और जुल्फ़ी बुखारी साहब ने रिटर्निंग अफीसर का जो फैसला है उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने का, उसको लाहौर हाई कोर्ट के एपलेट फोरम पे चैलेंज कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन हमाद अज़हर साहब, उन्होंने आज एक ट्वीट किया जिसमें उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का चंद हफ्तों पहले का ये फैसला है कि मतलूब शख्स को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। और हमाद अज़हर साहब कहते हैं कि NA 119 से जो रिटर्निंग अफीसर अब्दुल सलाम आरिफ, उन्होंने मेरे जो नॉमिनेशन पेपर थे वो रिजेक्ट कर दिए हैं। तो क्या मुल्क में जंगल का कानून है? अब हमाद अज़हर साहब तक जो खबर पहुंची है वो ठीक है, अपने तय वो ठीक बयान कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डायरेक्शन दिए थे, जो रिमार्क्स दिए थे कि मतलूब शख्स जो है या जो मतलूब शख्स है उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, उसमें यह था कि जिनके केसेस उन दिनों सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे, PTI के आज़ाद अरकान के जो मतलूब थे लेकिन नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए थे, जब सुप्रीम कोर्ट में उनका केस आया था ना, तो वो ज़मानतों पर भी थे। जिस अदालत से मतलूब थे, जिस अदालत ने इश्तिहारी करार दिया था, वो तो इश्तिहारी थे वहाँ पे, लेकिन उससे पहले उन्होंने किसी और अदालत से ट्रांजिट या ज़मानती हिफाजती ज़मानत भी ले रखी थी। तो अदालत ने कहा था कि जब आपने ज़मानत ले ली है और दूसरी अदालत में इश्तिहारी हैं, तो फिर आप ऐसा करें, वहाँ पे पेश हो जाएं, और इस सूरत में आपके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर हमाद अज़हर साहब की बात करें, वो तो किसी अदालत में पेश नहीं हुए, वो 9 मई के वाक़े के बाद मुसलसल जो है वो रोपोश हैं, मंजर आम से गायब हैं, किसी अदालत में हिफाजती ज़मानत के लिए नहीं गए, किसी अदालत में राहदारी ज़मानत के लिए नहीं गए। तो उनका केस थोड़ा सा डिस्टिंग्विश है, मुख्तलिफ है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलूब शख्स को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता, वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश है। गालिबन हमाद अज़हर साहब इस नुक्ते को, बारीक नुक्ते को समझ नहीं रहे, क्योंकि इनके पार्टी के लोगों को इजाज़त दी थी, लेकिन वो ज़मानतें ले चुके थे। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब थे, एक और ये चकवाल तलागंग वाली साइड के थे, लेकिन वो ज़मानतें दूसरी अदालतों को लेकर राहदारी बेल पे थे, लेकिन ऐसा स्टेटस जो है वो हमाद अज़हर साहब का नहीं था। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो रिटर्निंग अफसरान की बात की जाती है कि हमारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इरफान सादिक खान साहब ने नॉमिनेशन पेपर और इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत किस्म का फैसला लिखा है जस्टिस इरफान सादिक खान साहब ने। उस फैसले के नाज़रीन चंद मंदरजात में आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहूँगा। इरफान सादिक खान ने कहा कि किसी ऐसे शख्स के लिए मुश्किल या रुकावटें डालना, मतलब जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है, ये जमहूरी रवायात और जमहूरी असूलों के मुनाफी है। और फिर कहा गया कि रिटर्निंग अफसर का जो उसका किरदार है, रिटर्निंग अफसर को अपने अख्तियारात, एतदाल और मोहतात के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। और रिटर्निंग अफसर की जानिब से अब जज साहब बड़ी अहम बात लिख रहे हैं कि इंतखाबी अमल को मुतासर करना किसी तरीके से भी मुतासर नहीं, यानी रिटर्निंग अफसर का कंडक्ट ये होना चाहिए कि जो इंतखाबी अमल है, जमहूरी अमल है, वो उसको पजीराई मिले, उसको प्रमोट मिले, लेकिन उसको मुतासर न करे। आगे लिखते हैं किसी उम्मीदवार के इंतखाबी प्रोसेस में रुकावट डालना दरअसल बुनियादी हकूक़ पर डाका डालने के मुतरादिफ है। नाज़रीन बड़ा अहम फैसला दिया है। अब यह तफसीली फैसला जारी हुआ है NA 163 से, जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार थे शौकत बसरा साहब बहावल नगर विहाड़ी से,
उनके केस में आज ये फैसला जारी हुआ है जस्टिस इरफान सादिक खान साहब का, जो कि मुनीब अख्तर साहब और मुनीब अख्तर साहब के साथ एक और जज थे, उनका ये फैसला था 3 रुकनी बेंच का, जो अब डिटेल जजमेंट जारी किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी बात सामने आई है कि जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ हमीद को नहीं बुला सकते। ये मामला नाज़रीन ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने चंद रोज़ पहले टीवी पे स्टेटमेंट दिया था कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा हमारे से दबाव डाल के हमसे कानून साजी करवाते थे, हम उनको पार्लिमान में बुलाएंगे। लेकिन अब नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब की हुकूमत के अपने वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामेंट में यानी कौमी असम्बली में तलब नहीं किया जा सकता। हम जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा को कौमी असम्बली में तलब नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ सब कुछ कह रहे हैं। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब कानून की बारीकियों को भी समझते हैं, वो कहते हैं कि हम इनको तलब नहीं कर सकते। उसकी वजह भी उन्होंने बयान की। वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो पार्लियामेंट के लिए गैर मुतलका हैं, उनको पार्लियामेंट में नहीं बुलाया जा सकता। अलबत्ता वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यह ज़रूर कहा कि इन दोनों को जो पार्लिमानी कायमा कमेटियाँ हैं, जो स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं, चाहे वो कौमी असम्बली की हैं, चाहे वो सेनेट असम्बली की हैं, वहाँ पे इनको बुलाया जा सकता है, लेकिन कौमी असम्बली में इनको नहीं बुला सकते। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि मुझे जनरल बाजवा ने धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे खिलाफ यानी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, तो मैंने उसको कह दिया था कि बिल्कुल मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। लेकिन साथ में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मेरे कुछ कहने से किसी के तबे नाजुक पे मेरी बात गिरां गुजरी है, तो इस बात को अब जाने दें। तो ये एक नाज़ुक मामला। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं KPK से अपना इमरान खान साहब की अडयाला जेल से मुंतकली, ये क्या मामला, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर कर लें, फिर डोनाल्ड लू वाली खबर की डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत पे पेश करेंगे। इतलात नाज़रीन ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इमरान खान साहब को सेंट्रल जेल पेशावर मुंतकली की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ ने, KP हुकूमत ने नहीं, तहरीक-ए-इंसाफ ने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स वही होंगे जो होम डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है और उसके बाद जो जेल सुपरिटेंडेंट का फैसला है, उनका सर्कुलर है। इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना है। कहा जा रहा है कि ये तमाम दस्तावेज इकट्ठे करके जो चीफ सेक्रेटरी नए आएंगे खैबर पख्तूनख्वा के, गौर से सुने नाज़रीन, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नहीं, जो नए चीफ सेक्रेटरी आएंगे वो पंजाब हुकूमत को ख़त लिखेंगे, यानी पंजाब के होम डिपार्टमेंट को ख़त लिखेंगे। अब उसमें कहा गया है कि उसमें वजूहात बयान की जाएंगी कि क्यों बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को अडयाला से पेशावर सेंट्रल जेल में मुंतकिल किया जाए। अब वजूहात वही होंगी जो होम डिपार्टमेंट पंजाब के लेटर में लिखा गया है कि दहशतगर्दी के ख़तरात हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है, दहशतगर्दों को पकड़ा गया है, असला पकड़ा गया है, वो वजूहात उस लेटर में लिखी जाएंगी। लेकिन ये तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर प्लान हो रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ ये फैसला करे, अभी KP हुकूमत ने फैसला नहीं किया, ये आपको बार बार मैं कह रहा हूँ। फिर कहा गया कि गंडापुर के जो शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई, ये भी इतलात आ रही हैं, उस मुलाकात में भी गंडापुर साहब ने बात की कि आप इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में मुंतकिल कर दें। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी के सतह पे, ये इसमें जो है नया मरासला जो है वो नया ये जो मरासला है नए चीफ सेक्रेटरी आने पे लिखा जाएगा। तो देखते हैं ये जो फैसला अभी पार्टी सतह पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो PTI के मतलब विद इन द पार्टी जो फैसला होता है, आज कुछ फैसला होता है दूसरे दिन चेंज हो जाता है। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करने का फैसला किया, चेंज कर दिया। शरानी ग्रुप के साथ फैसला किया, चेंज कर दिया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ किया, चेंज कर दिया। और फिर मुत्तहिदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से कहा गया कि ये भी हमारी गलती थी। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ऐसे फैसले, फिर उनके ऐसे नतीजे आते हैं। इसके अलावा नाज़रीन डोनाल्ड लू ने अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किस मुश्किल में डाल दिया है। मुश्किल नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बड़ी संगीन किस्म की बढ़ गई। समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चकरा गई है कि डोनाल्ड लू ने हमारे साथ किया क्या है। अब नाज़रीन कल कांग्रेस की जो कमेटी है अमेरिकन पार्लिमान की पार्लिमानी और उसकी भी ज़ैली कमेटी स्टैंडिंग कमेटी, उसका इजलास हुआ। डोनाल्ड लू साहब आए। डोनाल्ड लू साहब ने तो पहले तो अपना लिखा हुआ जो स्टेटमेंट था वो पढ़ के बता दिया। उसके बाद ये हुआ कि डोनाल्ड लू से सवालों जवाबों, अब क्या मेरे जहन में नहीं आ रहा, उससे क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू हो गया। अब उसमें जो पर्टिकुलर सवाल था कि इमरान खान साहब का इल्ज़ाम है, PTI का इल्ज़ाम है कि आपने उनकी हुकूमत जो है वो साजिश के ज़रिए गिराई है। साइफर का हवाला दिया गया तो डोनाल्ड लू ने तो साफ साफ कह दिया कि कोई साजिश नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, कोई ऐसी चीज़ हो नहीं सकती, बेबुनियाद हैं, एक्यूरेट नहीं है ये इल्ज़ामात।
ये खाम खा के झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, तो इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। अब वहाँ पे जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर बैठे थे वो डोनाल्ड लू को झूठा झूठा कहना शुरू हो गए, ही इज़ अ लायर, ही इज़ अ लायर, ही इज़ अ लायर, और फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान, ये नारेबाजी शुरू हो गई। यानी पूरी जो उस ज़ैली कमेटी के इजलास की कार्रवाई थी उसमें खलल पैदा हो गया। उसके बाद हुआ कि उन लोगों को निकाल दिया गया। अब डोनाल्ड लू ने स्टेटमेंट भी दे दिया और मुस्तकबिल में अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कैसे देखता है वो बात भी डोनाल्ड लू ने कर दी कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए मुआशी तौर पर भी, दीगर मामलात में भी, लेकिन इलेक्शन की जो धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, ये तहकीकात ज़रूरी हैं, ये बातें भी उन्होंने की। अब उसके बाद नाज़रीन तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रहा कि डोनाल्ड लू के वहाँ पे तो बैठे लोगों ने कह दिया कि डोनाल्ड लू ने झूठ बोला है। अब तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रहा कि डोनाल्ड लू के बयान को सच्चा कहना है या डोनाल्ड लू के बयान को झूठा कहना है। अब बाबर रहमान साहब सुने, ये जो मैं चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ, 3 मुख्तलिफ बयानात पीटीआई के आपके सामने रखूँगा। बाबर रहमान साहब कहते हैं कि ये सलूट मार हुकूमत है, ये पहले डोनाल्ड लू को सलूट मारते हैं, डोनाल्ड लू को ये हुकूमत सलूट मारती है। इमरान खान का मौक़िफ़ डोनाल्ड लू के बयान से दुरुस्त साबित हो गया। भाई कैसे दुरुस्त साबित हो गया? डोनाल्ड लू ने तो कहा कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं कि हमने कोई साजिश की है, अमेरिका ने कोई साजिश की है, लेकिन बाबर रहमान साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने बेशक इमरान खान साहब के इल्ज़ामात को झुटला दिया है, लेकिन मौक़िफ़ इमरान खान का सच साबित हुआ, दुरुस्त साबित हुआ। अब कैसे साबित हुआ मुझे तो नाज़रीन समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आया तो मुझे आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर वो कहते हैं कि तस्लीम कर लिया डोनाल्ड लू ने अपने बयान में कि हमने कोई साजिश नहीं की। तो भैया आपने तो खुद अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया था, अब आप डोनाल्ड लू के बयान पे कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने तस्लीम कर लिया कि अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की, तो फिर इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे थे। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर आप डोनाल्ड लू के बयान के ऊपर शादियाने या भंगड़े किस बात के आप मतलब लगा रहे हैं? फिर आगे चल के कहते हैं कि साइफर झूठा है, साइफर झूठा है। भाई साइफर कैसे झूठा है? साइफर तो हकीकत है, साइफर तो पड़ा वजारत खारजा में, झूठा कैसे हो गया? उसमें तो आपने कहा था कि साजिश हुई है, साजिश का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, बात तो ये हो रही थी। अब ये देखें कि रऊफ़ हसन साहब पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन डोनाल्ड लू के बयान से ये बात साबित हो गई कि साइफर एक हकीकत है। अब साइफर से किसने इनकार किया था? इस बात से इनकार हो रहा था कि साइफर साजिश नहीं है, साइफर में कोई साजिश की बात नहीं लिखी गई, साइफर मौजूद है। ये सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, हाई कोर्ट में बात हुई, ट्रायल कोर्ट में बात हुई कि साइफर मौजूद है, लेकिन रऊफ़ हसन साहब इसको नया एंगल दे रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने जो कहा है उसके बाद ये साबित हो गया कि साइफर मौजूद है। भाई साइफर की एग्जिस्टेंस से किसी ने इनकार नहीं किया था, आप उसको साजिश का रंग दे रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि वो साजिश भी नहीं है। बाबर रहमान साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने तस्लीम कर लिया कोई साजिश नहीं थी, तो फिर आपका बयानिया किधर गया? अब आप देखें कि ये भी कहते हैं रऊफ़ हसन साहब कि साइफर की हकीकत को तस्लीम कर लिया गया, इमरान खान साहब ने कभी झूठ नहीं बोला। भाई साइफर की हकीकत, तो फिर इमरान खान साहब ने जो साजिश का बात कही थी वो झूठ नहीं था। और फिर मैं हैरान इस बात पे हूँ कि रऊफ़ हसन साहब ने सिर्फ ये साइफर के मामले पे नहीं, वो ये कहते हैं इमरान खान साहब ने कभी झूठ नहीं बोला। यहाँ पे पता नहीं कितनी मैं झूठ गिनवा दूंगा। वो इल्ज़ाम लगाया था ना कि 10 अरब दिए पनामा के लिए, आज तक इमरान खान साहब ने साबित नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा था कि 35 पंचर लगाए गए, वो 35 पंचर वाले को सियासी बयान करार दे दिया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने, चले इसी पे आ जाते हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि अमरीकी साजिश हुई है, अब कहते हैं कि कोई साजिश नहीं हुई। डोनाल्ड लू का बयान हमारे हक में है, तो अगर आपके हक में था तो फिर आपके लोग वहाँ पे लॉयर के क्यों डोनाल्ड लू को झूठा कह रहे थे? अब इसके साथ साथ अब आप देखें कि पार्टी का चेयरमैन क्या कह रहा है, उसकी भी समझ नहीं आती नाज़रीन। अब मैं वो भी आपको सुना देता हूँ। यानी मुश्किल में पड़ गए हैं कि उस साइफर वाले बयान को जो दिया है डोनाल्ड लू ने, उसको ओन करना है, डिसओन करना है, या उस पर स्टेटमेंट क्या देना है, उसको जस्टिफाई कैसे करना है। अब जनाब असद अपने ये कहते हैं अपने बैरिस्टर गौर साहब कि बानी पीटीआई से तफसीली मुलाकात हुई, डोनाल्ड लू ने कल जो बयान दिया इस पर असद मजीद का बयान आना चाहिए। भाई असद मजीद के बयान की क्या बात है, उसमें ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने जो कहा वो झूठ है, हम उसकी दोबारा इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने जो कहा वो झूठ है, तो बाबर रहमान साहब कह रहे हैं कि उसके बयान से इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया, तस्लीम किया गया कि हमने साजिश नहीं की। तो फिर उसका जब आप तस्लीम की बात करें तो इसका मतलब है फिर उसका डोनाल्ड लू का बयान सच है जब वो एडमिट कर रहा है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने झूठ बोला है, इस पे असद मजीद का स्टेटमेंट आना चाहिए। असद मजीद ने डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग का एतराफ़ किया, कोई ढके चौबी बात नहीं, मीटिंग हुई है। असद मजीद ने साइफर की तस्दीक की और इसकी सिफारिश पर डिमार्च भी किया। डोनाल्ड लू ने साइफर के कंटेंट को मुस्तरद किया है, मुलाकात को भी मुस्तरद किया है, कोई मुलाकात को मुस्तरद नहीं किया।
असद मजीद ने साइफर का कंटेंट अदालत में जमा कराया और मुलाकात की तस्दीक की। वो सब तस्दीक कर रहे हैं। अलीमा खान ने डोनाल्ड लू के खिलाफ केस का कहा था, लेकिन ये उनकी फैमिली का फैसला था। अभी अगर डोनाल्ड लू इतना बुरा था, अगर वो झूठा है, तो फिर आपने उसके खिलाफ केस नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपने खुद कहा था करेंगे। अगर वो सच्चा है तो फिर वो केस वाली बात आप क्यों करते रहे? यानी ऐसा बयान दे के आए हैं डोनाल्ड लू साहब कि अब तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही कि डोनाल्ड लू के बयान को करना क्या है। ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।